हेलो गाइस। सो अपना जेट 2025 का एग्ज़ाम परसों है विच इज़ ऑन संडे। सो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की और फिर भी सोच रहे हैं कि एक डिसेंट परसेंटाइल ले आए या 90 के ऊपर पर स्कोर कर ले और मे बी 85 टू 90 के रेंज में स्कोर कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल बिकॉज मैंने खुद ने किया है। सो आई रोट दैट इन 2023 एंड विच वॉज माई फर्स्ट एंड द ओनली अटेम्प्ट ऑफ दैट, और आई डिड नॉट गो विथ एनी प्रिपरेशन एंड आई स्कोर्ड 92 परसेंटाइल। सो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया पेपर, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वही स्ट्रैटेजी सही है, आप भी वही यूज़ करो, लेकिन मैं बस वो बता रहा हूँ जो मेरे लिए काम आई या जो मेरे को काम आई अच्छा स्कोर करने में और बेटर स्कोर करने में। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा Z2023 का स्कोर कार्ड, और जनवरी 8 को हुआ था, आप देख सकते हो। तो इसमें मेरी परसेंटाइल आप जीके में देखो तो 91 है। ओवरऑल परसेंटाइल इसकी मैं बात कर रहा था विच इज़ 91.7, जो आप 92 लगा लो। और डिसीजन मेकिंग में मेरे आए थे 95 परसेंटाइल, वर्बल में आई थी 98, और क्वांट में आई थी 55। इवन दो लाइक मैंने 25 और 26% स्कोर किया था विच इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड डिसेंट इन क्वांट्स। अगर आप देखो तो इट कम्स क्लोज टू 7 और 8 मार्क्स। तो यूजुअली इतने में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाता है, बट उस साल नहीं हुआ और 55 परसेंटाइल आई थी। तो बेसिकली मेरे को कोई कॉल्स आई नहीं XLRI की, ना ही दिल्ली कैंपस से, ना ही जमशेदपुर से, वैसे भी नहीं आती सिंस 92 तो कट ऑफ नहीं जाता, उससे ऊपर ही जाता है। बट स्टिल अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देख रहे हो लाइक XIMB वगैरह, तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकती है ये, और ये ऐसा स्कोर। तो मैं एक बार आपको पैटर्न दिखा देता हूँ कि जैट का क्या पैटर्न रहता है। तो सीरियसली अगर आप पहली बार आके देख रहे हो कि मतलब किस टाइप का पैटर्न है, क्या है जैट, और कोई वैसी प्रिपरेशन नहीं है, तो आई थिंक मे बी मैं कुछ ऐसी हेल्पफुल टिप्स शेयर कर पाऊँगा जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो पहला सेक्शन आप देखो तो वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का रहता है, जिसमें आपके 26 क्वेश्चंस रहेंगे। बट ये सिर्फ नाम में है, लॉजिकल रीजनिंग आएगा कुछ नहीं लॉजिकल वाला। आप अगर सोच के जाओगे भाई वो कैट में जैसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे उस टाइप के आएंगे, तो भाई गलत फहमी में मत रहना, लॉजिकल का ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। इट्स ऑल अबाउट वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली सारे आपके 26 के 26 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से ही रिलेटेड होने वाले हैं। बीट RC हो गया आपका, फिर वोकेबलरी से भी आ जाते हैं, ग्रामर वगैरह, तो वो सब रहेगी। लॉजिकल से कुछ नहीं आने वाला। सेकंड है डिसीजन मेकिंग। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू, मतलब जो भी अगर पहली बार आप दे रहोगे दैट, तो आप सोच रहोगे भाई ये क्या है, मतलब कैट में तो है नहीं, ना ही स्नैप में होगा, ना एनमैट में होता है। तो मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि बाकियों के लिए भी न्यू है। अब जो भाई बंदा कैट की तैयारी कर रहा था या स्नैप की कर रहा था या एनमैट की कर रहा था, उसने भी नहीं पढ़ा है ना डिसीजन मेकिंग, तो और आपने भी नहीं पढ़ा है। तो आप अभी टॉपर्स के इक्वली समझ लो कि भाई मैं भी DM में उतने पे ही हूँ जितने में बाकी लोग हैं। तो ये सबके लिए ही नहीं हुआ, तो इससे मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं बताऊँगा इसमें क्या करते हैं। फिर आता है आपका क्वांट्स। तो भाई क्वांट्स और DI जो है वो तो भाई है मतलब जैसा कैट में होता है, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा टफ ही है। तो एज सच कुछ चेंज है नहीं, तो ये तो वैसे भी आप बिना प्रिपरेशन के उतना इसमें स्कोर नहीं कर पाओगे। बट मैं बताता हूँ मैंने इसमें क्या किया था, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे आए थे 55, आपको उतने नहीं लाने, आपको ज़्यादा लाने हैं। तो वो भी मैं बताऊँगा। और GK में भाई अपने टाइम पे जब मैंने 2023 में दिया तो इधर शायद 25 क्वेश्चन होते थे, और आपको एक ऐसे का भी सेक्शन होता था जो कि अभी मेरे को इसमें नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक ऐसे इसमें से हटा दिया है, और आपको GK के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मिनट में करने पड़ेंगे। और मैं पहले बता दूँ GK में भाई ओवरऑल परसेंटाइल में नहीं आने वाली है। तो आप जो भी स्कोर इन 3 सेक्शन में करोगे वही आपकी ओवरऑल परसेंटाइल बताएगी। GK के में भी आपके फाइनल स्टेज में जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उन सब चीज़ों में काउंट होता होगा, बट एज सच ओवरऑल परसेंटाइल में ये GK के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। तो उसकी भी उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आप देखो तो आपके पास इधर इन तीनों सेक्शन में 75 क्वेश्चन से आपको 170 मिनट मिलते हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि 26 क्वेश्चन आपको कुछ 45 मिनट्स में करने हैं कैट की तरह या डीएम के लिए अलग टाइम है, वैसा नहीं है। आपको 170 मिनट्स मिले हैं तीनों सेक्शन के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर आप अपने स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो टाइम लिमिट एज सच इसमें तो सेक्शन वाइज नहीं है, वो मेरे को अच्छी लगी है। बट लेट्स सी आपकी जैसी स्ट्रैटेजी होगी उस हिसाब से देख लेना। फिर अगर आपको इसमें 90 के ऊपर लाना है तो अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखो तो 75 के राउंड है। तो अगर 75 में आप 35 टू 40 के रेंज में रहते हो कि अगर मेरा इतना स्कोर आ जाए 35 टू 40 के बीच, तो आई थिंक आप 90 के ऊपर रहोगे। और इनफैक्ट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था विच इज़ 2023, उससे पहले 2022 में अगर किसी का स्कोर 37 आता था तो आई थिंक 97 परसेंटाइल भी स्कोर हो गई थी। तो मेरे टाइम पे भले ही मैंने 37 के अराउंड स्कोर किया है बट मेरी परसेंटाइल आई है 92। तो वो थोड़ा चेंज होता रहता है, बट आप सेफ स्कोर लगा लो 35 टू 40 के बीच में, और 40 के ऊपर टारगेट करो कि अगर मान लो थोड़ा कम भी हुआ तो भाई एटलीस्ट मैं इस रेंज में तो गिरूँ 37 टू 40 के बीच में। तो 40 आप अपना टारगेट बना के रखो कि भाई यार ठीक है 40 तक मेरे को सही करना है तो मेरे डिसेंट स्कोर आ जाएगा। फिर ये मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, सबके एक ही मार्क रहेंगे हर क्वेश्चन के, और 0.25 मार्क्स आपके एवरी इनकरेक्ट आंसर के कटेंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, और कोई भी मान लो गलत हो गया तो आपके 0.1/4 मार्क्स बेसिकली कटने वाले हैं। समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैट हियर इज़ आपको जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं उनकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 8 से अगर आपके क्वेश्चन ऊपर हो गए छोड़े हुए तो आपके 0.1 मार्क्स कटने लगे। तो भाई मैंने तो यही यूज़ किया था स्ट्रेटजी कि मैं सारे ही अटैम्प्ट करूँ कि भाई मेरे पास कुछ चांस तो रहेगा सही होने का, भले ही मैं तुक्का मारूँ या कुछ भी मारूँ मेरे 0.1 मार्क्स नहीं कटेंगे, और एटलीस्ट आई हैव अ चांस कि मेरा ये सही भी हो सकता है। भाई 1/5 ही प्रोबेबिलिटी है लेकिन है ना सही होने की, अगर मैं 5 में से कोई भी ऑप्शन लूँ तो मैंने वो यूज़ किया था, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया इसके लिए, प्रिपेयर इन द सेंस कैसे अटेम्प्ट किया। तो मैंने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस मेरे को पता थी कि क्या है, तो VARC मेरी स्ट्रेंथ है। भाई मैंने मतलब UPSC के एग्ज़ाम ले लो, SSC के ले लो, बैंकिंग के ले लो, गेट हो गया, कैट हो गया, सब में मैंने मतलब इंग्लिश पे ही फोकस करता हूँ कि मेरी इंग्लिश अच्छी है करके, तो मैं मोर देन एवरेज स्कोर कर लेता हूँ। सब में 90 के ऊपर ही स्कोर करता हूँ जब भी इंग्लिश का होता है। तो इंग्लिश को मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, और इसमें मैं मतलब ऐसा मेरे को कुछ वैसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं वैसे भी मतलब बिना पढ़े ही चले जाऊँ तो भी ठीक ठाक स्कोर कर सकता हूँ। तो ये था VARC का डिसीजन मेकिंग। अगेन जैसे मैंने बोला है सबके लिए नहीं हुआ है, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, आप भी सेम पेज पे हो, टॉपर भी सेम पेज पे है। तो मेरा भी यही सीन था, और ऊपर से आई बीन SSB कैंडिडेट। तो SSB में अगर आपको पता हो तो थोड़े सिचुएशन रिएक्शन टाइप के टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उससे इस टाइप की चीज़ें मैंने दे रखी है थोड़ी। और जब प्लेसमेंट का टाइम होता था अपने टाइम तो उधर साइकोमेट्रिक करके कुछ कंपनीज टेस्ट लेती थी, साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो वो भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग टाइप सिमिलर है। तो इसमें भी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, मतलब थोड़ा आइडिया है मेरे को क्या हो इसमें, मतलब अच्छा कर सकता हूँ मैं। तो ये दोनों मेरे स्ट्रेंथ हो गई। क्वांट मेरे को पता था भाई बिना प्रिपरेशन के होने नहीं वाला है। तो अगर भाई मैं सोचूं कि 28 में से अगर मैं 14-15 क्वेश्चन कर दूं विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा होगा नहीं कि भाई एग्ज़ाम में जा रहा हूँ मैं उधर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले लगा रहा हूँ, याद नहीं है कुछ, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। तो इसका मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर था कि बस मैं सेक्शनल क्लियर करने को जाऊँगा। तो अगर आपको इसमें सेक्शनल क्लियर करनी है तो 28 में से आप अगर सेफ स्कोर मानो तो 10 लगा लो, क्योंकि मेरे टाइम जब था 2022 और 2023 में 7 वॉज यूजुअली अ गुड स्कोर, 7 या 8 के अराउंड आप स्कोर करोगे तब भी आपकी ठीक ठाक 85-90 परसेंटाइल आ जाती थी। बट अभी मेरे 7 नंबर आए तो परसेंटाइल कितनी 55 आई है। सो मैं आपको बोलूँगा सेफ स्कोर रखो आप कि 10 के अराउंड मैं क्वांट में कर लूँ। तो मेरा यही था कि सेक्शनल क्लियर कर लूँगा क्वांट का, और बाकी मेरा जो भी स्कोर है मैं इधर VALR और DM में करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे मतलब अटेम्प्ट किया मैं बता देता हूँ। तो 170 मिनट से अपने टाइम एक्चुअली 175 होते थे, तो 5 मिनट ज़्यादा मिलते थे। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं क्वांट के लिए मेरे को कितने 7-8 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं
इसके लिए आधा घंटा छोड़ के रखूँगा, तो 175 में से 30 मिनट हटा दो तो 145 के अराउंड जो भी बचेगा, 2 घंटा और 20 मिनट या 25 मिनट, वो मैं सारा VALR और DM पे लगाने वाला हूँ। तो ऐसा मैंने बस मेरे माइंड में एक 40 का मार्क था, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि मेरे को 40 करना है। मैं ये सोचा मैं टोटल 2 घंटे 20 मिनट VALR और DM पे लगाऊंगा, चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन करूँ। मैं बोला कि भाई इतने पूरा टाइम लगा दो, सारे क्वेश्चन कर दो। मैं 47 है ना, हाँ, तो 47 में करने वाला हूँ, भले ही सही हो कि गलत हो। क्योंकि देखो भाई, आप काउंट करोगे तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे कि आपका जो आंसर सही आएगा आप वो मार्क करोगे, और वो सही होने वाला है ना। आंसर आएगा तभी वो आपके ऑप्शन में, तभी आप मार्क करोगे। लेकिन VALR और DM में ऐसा नहीं है। DM में आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, इंग्लिश में भी आपको 2-3 ऑप्शन सही लगेंगे। तो भाई मतलब इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो अगर मैं 26 करूँगा तब मेरे जाके 20 के आसपास या उससे कम थोड़े आसपास सही होंगे। DM में भी वैसे ही है। तो ये चीज़ मेरी क्लियर थी, मैं पूरा टाइम लेने वाला हूँ VALR और DM के लिए। तो मैंने वैसे ही अटेम्प्ट भी किया उसको। सबसे पहले मैंने VALR से किया, तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे ही अटेम्प्ट किए होंगे 26 में से। जो भी मेरे को सही लग रहा है वो किया। इंस्टिंक्ट पे गया अगर थोड़ा डाउट है तो, कि भाई कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद DM के लिए भाई मैंने अपनी चीज़ें काफ़ी सिंपल रखी थी कि भाई मेरे को एक्सट्रीम ऑप्शंस नहीं चुनने हैं, कि अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो वो नहीं चूज़ करूँगा मैं। कोई भी सॉल्यूशन अगर बातचीत से निकल रहा है तो उसको प्रेफर करूँगा कि भाई बातचीत से आपकी सॉल्यूशन निकल रही है, मेरे को आई डोंट नीड टू टेक एनी एक्सट्रीम स्टेप, लाइक किसी को फायर कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वो सब मेरे को नहीं करना है। मेरे को चीज़ें काफ़ी सिंपल रखनी है। और अगेन थोड़ा इंस्टिंक्ट पे आपको इसमें भी जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैंने किया था। तो मेरे कुछ जब 25 मिनट बाकी थे तो ये मेरे दोनों हो गए थे, 26 और 21, जिसमें से मैंने आई थिंक DM में 15-16 ही किए होंगे। शायद मैं 3-4 छोड़ दिए थे, वो पता नहीं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैंने छोड़ दिए थे 4। तो आप लगा लो इसमें मैंने 16-17 किए होंगे, और इसमें तो मैंने पूरे ही 26 कर दिए थे। फिर मेरे पास जो 25 मिनट लगे, अब मेरा था कि भाई मेरे को 8 के ऊपर करना है, इसमें 8-9 करने हैं। तो विच सीम्ड डुएबल, मतलब अगर आप ऊपर से भी देखो तो एक क्वेश्चन पे आपको 3 मिनट है, विच इज़ फाइन। बट जब मैं अटेम्प्ट करने गया तो वो क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग लगे, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो पाया। तो विथ 100% एक्यूरेसी मैं कुछ 4 या 5 क्वेश्चन ही कर पाया था, 4 या 5। उसके बाद मेरे पास जब 5 मिनट रह रहे थे तो मैंने बोला मैं सारे तुक्के मार देता हूँ, कि सारे को मैं C मार्क कर देता हूँ। क्योंकि वो नेगेटिव वाला मैंने आपको मार्किंग स्कीम में दिखाया था ना, कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके -0.1 कटने वाले हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं सबके C भी मार्क कर दूँ, और मेरे 4 या 5 क्वेश्चन में से एक भी सही होता है, मान लो कि 5 क्वेश्चन के मैंने C मार्क किए, या 4 क्वेश्चन के मैंने C मार्क किए, मान लो एक सही हो रहा है, 3 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तब भी मैं बेनिफिट में ही रहूँगा। क्योंकि देखो एक नंबर मेरे को मिल गया जो सही है, और 3 × 0.25 कर दो, विच इज़ 0.75 के अराउंड। तो कितना मेरे फिर भी 0.25 नंबर एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं। और अगर आप फिर भी मिनिमम प्रोबेबिलिटी लगा लो कि भाई 5 में से एक ही सही हो रहा है, 4 में से एक नहीं, अब 5 में से सही हो रहा है, तब भी मेरा कुछ घटेगा नहीं। अगर मेरे एक नंबर मेरे को सही एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं तो 4 के लिए 0.25 घटेंगे, विच इज़ अगेन इक्वल टू 1। तो मेरा जीरो नेट नेट ज़ीरो ही बनने वाला है। तो मैं बोला इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क, एटलीस्ट मेरा -0.1 तो नहीं घटेगा ना। तो मैंने वो करके किया, बट वो मेरी स्ट्रैटेजी काम अगेन नहीं आई, क्योंकि मेरे अकाउंट में उतने नंबर नहीं बने, 7 ही बने। और अगेन सेक्शनल उससे क्लियर नहीं हुआ। बट ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कौन पहले अटेम्प्ट कर लो। मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि ये दोनों कर लेता हूँ, लेकिन आप कौन पहले अटेम्प्ट करो, और मेक श्योर यू आर डूइंग 10 क्वेश्चंस के अराउंड सही कर रहे हो आप। उसके बाद इन दोनों पे जाओ। क्योंकि भाई देखो, आप क्वांट में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बिना पढ़े। आप सोच रहे हो कि मैं 10 से ऊपर 15-16 कर दूँ, तो नहीं होने वाला है। आपके जैसे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप निकल जाओ वहाँ से और इन दोनों पे आ जाओ। और 10 क्वेश्चन में भी उस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो जो जैसे एवरेजेस वाले क्वेश्चन हो गए, एज वाले क्वेश्चन हो गए, अरिथमेटिक के हो गए, टाइम डिस्टेंस हो गई, ये सारे मतलब थोड़े लेंदी हो सकते हैं, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आंसर आ जाएगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री करने बैठ गए तो भाई अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ नहीं होने वाला। DI भी हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है, सही बता रहा हूँ। तो उसमें भी आप सोच लेना मतलब कैसे आपको करना है। मैंने तो यही सोचा था कि जो भी अरिथमेटिक, एज, एवरेज, टाइम डिस्टेंस इस टाइप के होंगे वो सब करूँगा। फिर एरिया वेरिया वाले मैंने ही करना, क्योंकि फॉर्मूला याद है नहीं मेरे को ऐसा कोई, तो मैंने वो सब छोड़ दिए थे।
और इन पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब भी छोड़ दिया था मैंने, वो सब नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने इन्हीं 3-4 सेक्शन पे रखा था जिससे मेरे 5-6 क्वेश्चन हुए होंगे। बट अगेन, और जीके में ऐसा उतना कोई हार्ड आता नहीं है, सिंपल ही आएगा आपको। इसमें वैसे भी ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन कर तो चलेगा। तो जीके का उतना लोड नहीं लेना, सिंपल ही आएगा। और टाइम टाइम थोड़ा कम है, बट अपने टाइम थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि ऐसे भी था उसमें। बट ठीक है, अब मैं आपको डीएम की कुछ बता देता हूँ कि मैंने क्या फ़ॉलो किया है। आप देख लेना कि मतलब आपको अगर सही लगे तो आप भी वो फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मेरे को ये चीज़ें काम आई। तो रूल नंबर 1 डीएम का मैंने यही रखा था कि भाई, रूल नंबर 1 है ही ये कि अबाइड बाय द रूल। जो भी लॉ में है उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में कोई भी ऐसी चीज़ है कि भाई जो लॉ के बारे में बात कर रही है या मतलब वही रूल के बारे में बात कर रही है, बेस्ट ऑप्शन वही चूज़ कर लो। और कोई उसके खिलाफ जाने की बात कर रहा है तो उसको कभी मत चूज़ करना। तो ये एग्जांपल, ये मेरा एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्यू इज़ एन IT प्रोफेशनल हु वर्क्स फॉर अ स्मॉल कंपनी इन बैंगलोर. His office hours are from 2 to 10 p.m. Thus he wants to utilize his morning time. He thought of taking up extra work. However, he is not sure about righteousness अरे क्या है यार, righteousness of his decision. His company does not have any clear policy on moonlighting as he is confused. He seeks opinions of the people who work in his industry to understand ethical dimension of moonlighting. द फॉलोइंग ओपिनियंस आर शेयर्ड विद मिस्टर क्यू। तो भाई कहने की बात ये है कि मून लाइटिंग का इसमें बताया। मून लाइटिंग आपको पता है ना कि भाई अपना जैसे आप काम कर रहे हो 9 to 5, उसके बाद भी अगर आप काम करो किसी और कंपनी के लिए, या फ्रीलांसिंग टाइप समझ लो, फ्रीलांसिंग नहीं बोलूँगा बट किसी और कंपनी के लिए मान लो आप काम कर रहे हो, तो मून लाइटिंग बोलते हैं। तो इसमें, इससे पहले मैं ऑप्शन पे जाऊँ, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। गिवन द above mentioned options, which of the following combinations will best help Mr. Q to realize that मून लाइटिंग इज़ अनएथिकल। तो इस पे पहले आप फोकस करो कि अपने को मून लाइटिंग की नेगेटिव चीज़ें बतानी है, अनएथिकल बोल रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन पढ़ूँ, सबसे पहला है मून लाइटिंग इज़ अनएक्सेप्टेबल सिंस द एम्प्लॉयर हैज़ ए कंप्लीट राइट ओवर द एम्प्लॉय। ऐसा कहीं लिखा है क्या कानून में कि जो एम्प्लॉयर चाहेगा भाई वही करेगा, उसका पूरा टोटल हक बनता है एम्प्लॉय पे? ऐसा कहीं लिखा है? आई डोंट थिंक सो। तो इसको आप हटा दो कि भाई ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कहाँ लिखा है। फिर बोल रहा है मून लाइटिंग इज़ अ चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर हैज़ नो अथॉरिटी ओवर द एम्प्लॉयज़ कंडक्ट आफ्टर ऑफिस आवर्स, विच इज़ ट्रू। मतलब बात तो ये सही बोल रहा है ना, चॉइस एम्प्लॉय की है और आपका एम्प्लॉयर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, बात सही है। लेकिन हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें इसने बोला है अनएथिकल हो। तो अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करूँगा तो इसमें तो उल्टा ये मून लाइटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में पार्क करता हूँ, फर्स्ट को तो हटा ही दिया था। तीसरा बोल रहा है मून लाइटिंग लीड्स टू एम्प्लॉय मिसिंग आउट ऑन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, विच इज़ ट्रू। मतलब ठीक है, कुछ हद तक सही है, तो इसको भी रखते हैं अपन अभी। फोर्थ बोल रहा है वाइल मून लाइटिंग द एम्प्लॉय मस्ट अनलोइंगली लीक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गेन फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। अब देखो, इसमें इन्होंने लिख रखा है कि इसकी कंपनी की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है मून लाइटिंग की, ठीक है। लेकिन भाई अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपसे एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी दूसरी कंपनी को तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा या जो भी है। जो बहुत ही वाजिब कारण है ये कि भाई अगर आप मूनलाइटिंग कर रहे हो सकता है नॉट नोइंगली, अननोइंगली भी आप कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लीक कर दो। तो ये तो भाई काफ़ी, मतलब जो लिखा हुआ है बुक में, लॉ में, उसके अगेंस्ट जा रही है ये चीज़। तो भाई मैंने बोला था कुछ भी हो, फोर्थ ऑप्शन तो मेरे को चूज़ करना ही है। अब उसके साथ और क्या आएगा वो देखते हैं। फिर पाँचवा बोल रहा है इट इज़ ओके टू मूनलाइट एज एम्प्लॉयर्स आर एक्सप्लॉयटेटिव एंड अंडर पे एम्प्लॉयज़। तो ये तो मूनलाइटिंग के सपोर्ट में ही बोल रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखो, सबसे पहले मैंने देखा कि ऑप्शन 4 किस किस में है। तो ऑप्शन 4 मेरे को 3 में लगा और 2 में लगा। तो अब 3 और 2 में से आपको एक चूज़ करना है। सेकेंड वाला तो उसके फेवर में ही बोल रहा है कि चॉइस ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैज़ नो अथॉरिटी ओवर एम्प्लॉयज़ कंडक्ट। तीसरा बोल रहा है कि मून लाइटिंग लीड्स टू एम्प्लॉय मिसिंग आउट ऑन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। तो ऑब्वियसली जो उसके अगेंस्ट है मून लाइटिंग के, हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो फोर्थ तो मेरा फिक्स था, थर्ड इसके अगेंस्ट था, तो मैंने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया था जो सही भी है। तो ये भाई पक्का याद रख लेना, किताब में जो लिखा है, किताब यानी कि रूल बुक में जो भी लिखा है उसको चूज़ करें।
ठीक है। रूल नंबर 2 है भाई, नो कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब जो लिखा है उसी के साथ जाऊंगा, भले ही गलत लिखा है तो मैं गलत वाला ही चूज़ करूंगा। ऐसा नहीं कि एक जगह अच्छा बन रहा हूँ एक जगह ख़राब बन रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर गलत स्टेटमेंट चूज़ कर रहा हूँ तो गलत ही चूज़ करूंगा सारे, अगर सही कर रहा हूँ तो सही करूँगा। अब इसका एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आरती सी ऑफ FMCG कंपनी वॉज अंडर प्रेशर ऑफ बोर्ड टू इंक्रीज डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स। तो मैं बेसिकली हिंदी में बता देता हूँ। तो इनकी जो कंपनी है वो विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को हायर करना चाहती थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनकी। लेकिन जो आरती इनकी CEO है, तो शी वॉज़ नॉट श्योर अबाउट दिस कि वो अकोमोडेट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कैसे वो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसका भी उसको पक्का नहीं था। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है विजुअल इम्पेयरमेंट की 60 to 100% की, जिसमें 100% जिसको भी है वो दिख ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। तो अब इसमें बोल रहे हैं, एक सिचुएशन दे रखी है, सुरेश जो है refuses to be served coffee by visually impaired baristas, but he does believe in donating to visually impaired. The following statements could explain why Suresh does not want to be served by visually impaired baristas. तो ये सुरेश नाम का जो भी बंदा है, इसको विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से कॉफ़ी नहीं लेनी है, बट वो डोनेशन में बिलीव करता है, ऐसा इसमें लिखा है। और क्वेश्चन ऑप्शन से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज़ वन ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स सुरेश बायस्ड बिहेवियर। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि सुरेश बायस्ड है भाई, उसको नहीं चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से कॉफ़ी। तो अब देखते हैं उसके सपोर्ट में कौन से स्टेटमेंट है। तो इसमें गलत बोल रहा है, तो देखते हैं गलत ही कौन से स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। ही थिंक्स दैट विजुअली इम्पेयर्ड आर इनएफिशिएंट एट सर्विंग कॉफ़ी। ये बंदा जो भी पढ़ेगा ऑप्शन बोल देगा नहीं भाई इसको मैं मार्क ही नहीं करूँगा, ये तो काफ़ी एक्सट्रीम चॉइस है और ऐसा बोलना सही नहीं है। लेकिन आप देखो ना, स्टेटमेंट में ही लिखा है कि वो बायस्ड है, और उसने जब ये यहाँ पे वो ख़राब बन रहा है तो आप इधर भी ख़राब ही चूज़ करोगे। सपोर्ट तो कर रहा है ना स्टेटमेंट को, भले ही ख़राब है। सुरेश रेफ्यूजेस टू बी सर्व्ड कॉफ़ी बाय विजुअली इम्पेयर्ड बारिस्टास, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये रीज़न तो उसको और सॉलिडिफाई कर रहा है ना, कि उसको लग रहा है भाई इनएफिशिएंट होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग, उससे नहीं ले रहा कॉफ़ी। तो मैंने इसको उस हिसाब से देखा, तो पहला मैंने रखा अपने साथ। दूसरा बोल रहा है हिज पेरेंट्स हैव टॉट हिम टू डोनेट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग सर्विसेज ऑफ चैलेंज इंडिविजुअल्स। तो अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखोगे, इसमें लिखा है बट ही डज बिलीव इन डोनेटिंग टू द विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये तो भाई स्टेटमेंट में ही दे रखा है, भले ही इसका रीज़न अभी उतना ख़राब नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि ठीक है डोनेट भी करता है वो, तो ये तो दे ही रखा है ना भाई स्टेटमेंट में। तो ये भी आप साइड में रखो, मतलब रखो अपने पास। फिर तीसरा बोल रहा है ही बिलीव्स दैट हिज रेफ्यूजल टू बी सर्व्ड विल हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। अभी देखो, अभी ये हो गया थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी। ये पहले बोल रहा है कि लूँगा भी नहीं मैं विजुअल इम्पेयर्ड से, और बोल रहा है कि इसने ऑलरेडी सोच भी रखा है कि अगर मैं नहीं लूँगा तो उसके ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर उसने सोचा होता कि इसके ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले तो उससे उनसे लेता ना कॉफ़ी हो। तो इसको हटा दो भाई, थर्ड तो होगा नहीं। फिर बोल रहा है ही फील्स जॉयस अमंगस्ट विजुअली इम्पेयर्ड शेयरिंग हिज लाइफ एंड केयरिंग फॉर, अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी। भले ही अच्छा स्टेटमेंट है लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। हमें उसके बायस्ड बिहेवियर को सपोर्ट करना है, ये तो इंक्लूसिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये दोनों तो होने नहीं वाले हैं 3 और 4। तो ऑप्शन अगर देखोगे 1 और 2 का एक ही ऑप्शन मिला है 1। भले ये ख़राब ऑप्शन है लेकिन लेना पड़ेगा उसको 1 और सेकंड वाला। तो ये हो गया सही। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे आ जाओ। हवा में बातें नहीं करनी है, प्रिफर एविडेंस और प्रूफ। अगर ऑप्शन में कहीं पे भी प्रूफ एविडेंस टाइप की बातें हो रही है तो उसको आप चूज़ करो कंपेयर टू जो भी सुनी सुनाई बातें हैं। तो इसका भी क्वेश्चन था, ये भी देख लेते हैं एग्जांपल। इन द रिसेंट ईयर्स कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट फेयर कंसल्टिंग हैड इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। फेयर कंसल्टिंग हैड अ जेंडर न्यूट्रल एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी। तो जो भी है भाई, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कंप्लेंट्स एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस वुड फ्लाई थिक एंड फास्ट। तो ओवरऑल यही बोल रहा है कि एक कंपनी है, उसमें एक सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट करने की एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक पॉलिसी है, कमिटी है, वो सब उसकी कुछ ये लोग बात कर रहे हैं। तो अब इसमें सिचुएशन देखते हैं। द CEO ऑफ फेयर कंसल्टिंग वांटेड द एडजुकेटिंग, पता नहीं क्या लिखा है,
committee to reduce the number of errors while deciding on sexual harassment complaints. The employee suggested that the committee could do the following to reduce errors in the judgment. तो जो भी कमेटी है इन्होंने बनाई है, वो जो भी जजमेंट पास करेगी वो एरर फ्री होनी चाहिए या उसमें कम एरर होने चाहिए. तो उसके लिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस. तो उसके सपोर्ट में मतलब कम एरर्स हो, हम ये चाहते हैं उस कमेटी से. डिसिप्लिनरी जो भी कमेटी है, एंटी सेक्सुअल कमेटी है, उससे कम एरर्स हो, हम यही चाहेंगे. और एक फेयर ट्रायल दिया जाए जो भी कम अक्यूज है या जिसने भी कंप्लेन की है. तो पहला बोल रहा है लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द कंप्लेनिएंट एंड the accused together. Listen to the arguments of both the complainant and the accused separately. तो ये दोनों मतलब ठीक है, मतलब मेरे को इसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा है. पहला ऑप्शन भी सेकंड वाला भी ठीक है, दोनों को अभी रखते हैं साइड में. इन्वॉल्व अ मेंबर ऑफ वुमेंस कमीशन, ये भी ठीक है, कुछ ख़राब तो नहीं है इसमें. फिर बोल रहा है टेक द हेल्प ऑफ अ रिटायर्ड जज, वो भी ठीक है, मैं इसको भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि ख़राब है. हायर अ फोरेंसिक एक्सपर्ट टू वेरीफाई एविडेंसेस, ये भी ठीक है भाई. तो अब इसमें बोल रहा है मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस क्या होगा. तो पहला ऑप्शन देखो 2-4-1. पहला बोल रहा है कि सबकी बातें सुनो, फिर रिटायर्ड जज की हेल्प लो, उसके बाद वापस से बातें सुनो. ये तो काफ़ी लॉजिकल है. 1-2-4 सबकी बातें साथ में सुनो, अलग अलग सुनो, उसके बाद रिटायर्ड जज की हेल्प लो, विच मेक सेंस. ठीक है, रुको अभी इसको भी साइड में रखते हैं. 2-3-4 सबकी बातें सेपरेटली सुनो, वुमेंस कमीशन को भी बुलाओ, जज की भी हेल्प लो. ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट ठीक है, इसको भी रखो. 1-2-3 सबकी बातें साथ में सुनो, सेपरेटली सुनो, और तीसरा इन्वॉल्व अ मेंबर ऑफ वुमेंस कमीशन. तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, इसमें बस बातों पे हो रही है चीज़ें कि भाई मैं इसकी बातें सुनूंगा, उसकी बातें सुनूंगा, साथ में सुनूंगा, अलग अलग सुनूंगा, और एक रिटायर्ड जज हमारी हेल्प करेगा, और वुमेंस कमीशन की जो भी एक महिला मेंबर है वो हमारी हेल्प करेगी. तो भाई जो भी इनका डिसीजन होने वाला है ये तो बस सुनाई हुई बातों पे होने वाला है ना, कुछ वेरीफाई तो नहीं हो रहा. मान लो कि जो भी जिसने भी कंप्लेन की है उसने अगर गलत ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया हो तो उसलिए मैंने बोला कि भाई एविडेंस प्रूफ सबसे आगे रखो. तो फिफ्थ वाला है हायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू वेरीफाई एविडेंसेस. तो ये मेरे को फिफ्थ वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, विच इज़ फिफ्थ ऑप्शन 2-1-5. वो जो कि बोल रहे हैं सबकी जो भी स्टेटमेंट से अकेला अकेला सुनो, साथ में सुनो, उसके बाद हायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू वेरीफाई एविडेंसेस. अभी अगर मान लो बिना किसी एविडेंस को वेरीफाई किए हुए जजमेंट ये लोग दे देंगे तो गलत ही है ना, अनफेयर ट्रायल हो जाएगा. तो उस हिसाब से फिफ्थ वाला सही होगा और है भी. तो ये था आपका रूल नंबर 3. उसके अगले पे आ जाते हैं भाई रूल नंबर 4. तो जो कि है लॉजिक रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग. तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, उस सॉल्यूशन को देखो जो बातचीत से हो, और उस एक मतलब रीज़न होना चाहिए ना किसी भी चीज़ का, थॉटफुल हो. तो एक उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. सेमी वाला है ये तो, FMCG वाला, विजुअली इम्पेयर्ड वाला, जो हमने आई थिंक इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इससे पहले के पहले. तो मैं डायरेक्ट ही सिचुएशन पढ़ देता हूँ. आरती वांटेड टू फॉलो सजेशंस given by the board of governors. However, she was not sure if the company was ready to accommodate candidates with 100% visual impairment. तो ये देखो, अगर जो भी 100% विजुअल इम्पेयरमेंट वाला है वो बिल्कुल भी देख ही नहीं सकते. तो आरती इज़ कन्फ्यूज कि भाई वो लोग कैसे such employees in meaningful activities was constantly bothering her. Hence, she considered a committee to come up with recommendations, ठीक है, that would help in hiring 100% visually impaired employees. तो बेसिकली इसको 100% जो भी visually impaired employees थे उनके accommodation से थोड़ा मतलब शी वॉज नॉट वेरी श्योर कि कैसे वो लोग काम करेंगे या कैसे मीनिंगफुली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. ये देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज़ बिलीव दैट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड to organizations in many unique ways. Okay, but she was unsure as to how visually impaired could contribute meaningfully to the organization. मतलब ये देख रही है कि ठीक है हायर तो करेंगे लेकिन वो कैसे contribute करने वाले हैं हमारे organization में meaningfully, जिससे मतलब कंपनी का भी फ़ायदा हो. तो इसमें अभी हम लोग 100% विजुअली इम्पेयर्ड वालों की बात कर रहे हैं. तो जो भी कमेटी इन्होंने बनाई थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया और उसमें से ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट अले कंसर्न्स
एज वेल एज टू बी फेयर टू ऑल स्टेक होल्डर्स। साले मतलब एड्रेस कंसर्न या फिर जो भी कंसर्न है उन सबको पुट रेस्ट टू करते हैं, मतलब वही एड्रेस कंसर्न समझ लो। तो इसमें जो भी रिकमेंडेशन है बोल रहा है हायर विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज़ विच सॉरी अनकंडीशनली एज इट इज़ एनी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कहीं पे लिखा है नहीं, मतलब ये मैंने आपको पहले वाले रूल में बोला था ना कि मतलब रूल बुक में होना चाहिए। सोशल वाले लॉ मत देखो कि जो एथिकल है चलो वो है, बट ऐसा कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप देख रहे हो और फिर बोलोगे कि हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों चीज़ें साथ में तो नहीं हो सकती है कि मैं देखूँ भाई ये तो हमें करना ही चाहिए और मेरे को कंपनी को भी फ़ायदा हो। तो देखते हैं, चलो पहले वाले को रखते हैं साइड में। सेकंड बोल रहा है हायर विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज़ इन द एक्टिविटीज़ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी सारे काम के लिए नहीं रखेंगे जिसमें वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिर्फ उसी के लिए हायर करो, वो भी चलो ठीक है, मेक सेंस। एंश्योर विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली ऑफिस, फूड कोर्ट्स, रेस्ट रूम्स, पार्किंग एट्सेट्रा, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आप देखो तो शी वॉज नॉट 100% श्योर अबाउट दिस ना कि कैसे अकोमोडेट करेंगे और जो भी उनका सेटअप है वर्कफोर्स में तो वो उनके लिए सही रहेगा कि नहीं। तो उसके लिए लोग बोल रहे हैं कि हम इम्पेयर्ड फ्रेंडली ऑफिस स्पेस बनाएंगे वैसा वैसा, विच इज़ फाइन, ठीक है। फिर अलाउ गाइड डॉग्स टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ विद 100% विजन इम्पेयरमेंट इन द ऑफिस प्रेमिसेस, विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो ये दोनों तो मेरे को सही लग रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, हेल्प ही करने वाला है उल्टा। तीसरा ये वाला भी सही था, उन्हीं एक्टिविटीज़ में हायर करो 100% विजुअल इम्पेयर्ड को जहाँ पे वो लोग कंट्रीब्यूट कर सके। अब पहला बोल रहा है कि इट इज़ एनी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन ये कहीं रूल बुक में ऐसा दिया नहीं है, ये मतलब ये तो मतलब बोली हुई ऐसी खुद से ही एज्यूम्ड वाली बात है। तो मैंने 1 को हटा के 2, 3 एंड 4 किया था, विच इज़ ट्रू। तो मतलब हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक भी रखो, ऐसा नहीं है कि बस हाँ समाज में ऐसा चल रहा है तो हम भी वही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये था रूल नंबर 4। अब जो भी रूल्स हमने देखे हैं उसमें से ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही FMCG वाला है। उसमें बोल रहे हैं द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स वर प्रेजेंटेड टू आरती अबाउट द कैंडिडेट्स विद विजन इम्पेयरमेंट। हमने सिचुएशन पढ़ी है कि आरती वॉज नॉट श्योर हाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली, और वो हमारे जो भी सेटअप है उसमें कैसे, करंट सेटिंग जो इसमें है उसमें कैसे आएंगे। तो उसके एक कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उसको प्रेजेंट किए गए एंड इसमें बोल रहे हैं कि विच ऑप्शंस इंडिकेट दैट CEO's एप्रीहेंशंस आर मिसप्लेस्ड। मतलब जो भी CEO के कंसर्न है वो गलत साबित हो जाए उससे, वो हमें ऑप्शंस इसमें चूज़ करना है। तो पहला आर्गुमेंट बोल रहा है विजुअली इम्पेयर्ड कैन डू सम एक्टिविटीज़ बेटर देन नॉर्मल पीपल एंड हेंस कॉम्प्लीमेंट अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, मे बी कुछ एक्टिविटीज़ वैसी होंगी जिसमें वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और इससे दूसरे एम्प्लॉय की मदद होगी, ठीक है, माना। सेकंड बोल रहा है विजुअली इम्पेयर्ड कैन मोटिवेट अदर एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर। ये भी ठीक है, मतलब अगर अपने वर्कफोर्स में हम किसी स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों को देखते हैं तो ठीक है, मोटिवेट ही करेगा लोगों को। तीसरा बोल रहा है इम्पेयर्ड कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अदर डिसएडवांटेज्ड पीपल इन द सोसाइटी। अब भाई सोसाइटी की तो ये हेल्प कर रहा है कि हाँ सोसाइटी के लोगों को हेल्प करिए, बट ये अपनी कंपनी का ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना कि भाई हम सोसाइटी का पूरा ख्याल रखें, वैसे उस सेंस में कि हाँ बाहर के लोग भी उससे इंस्पायर हों। मेरे को तो ये ऑप्शन सही नहीं लगा, बट देखते हैं। फोर्थ वाला बोल रहा है विजुअली इम्पेयर्ड कैन वर्क हार्डर टू प्रूव देमसेल्व्स। ये भी ठीक है, हार्ड वर्क करेंगे और टू प्रूव देमसेल्व्स और ठीक है कंपनी को फ़ायदा हो। हायरिंग विजुअली इम्पेयर्ड पीपल में एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन, ये भी अच्छी बात है, विच कैन लीड टू बेटर सेल्स, सही है। फिर छठा बोल रहा है विजुअल इम्पेयर्ड हैव टू बी पेड 20% एक्स्ट्रा सैलरी। ये तो कहाँ से हो गया, मतलब ये तो उल्टा थोड़ा नुकसान ही हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए कि 20% एक्स्ट्रा मिले विजुअल इम्पेयर्ड को, तो ये ऑप्शन तो हटा ही देता हूँ मैं। 6 वाला उसको छोड़ के मेरे को थर्ड वाला सही नहीं लगा था, तो मैंने इसमें देखो जो ऑप्शन चूज़ किया था 1, 2, 4, 5। थर्ड को मैंने नहीं किया था लेकिन आंसर में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई थर्ड वाला मेरे को तो नहीं लगा कि सही होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में भी बताया कि हम सोसाइटी का वो लेके नहीं चल सकते कि जो भी सोसाइटी का रूल है या अजम्पशंस हैं
तो इसमें चलो बट ले रखा है, तो इसके पीछे मेरे पास कोई वैसा रैशनल नहीं है कि क्यों सही है, बट आप अपने हिसाब से देख लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूल्स के बाहर भी हो जाए सही, बट ठीक है। तो कभी कभी आपको इंस्टिंक्ट पे जाना पड़ेगा, तो देख लेना। मैं तो अभी भी उसी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, ये वाले फोर्थ ऑप्शन को, बट ठीक है इसमें थर्ड दे रखा है, तो ये अपने हिसाब से देख लेना भाई। फिर क्वांट का यार मैं जल्दी से एक बार आपको अपना आंसर की दिखा देता हूँ। तो देखो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, भले ही 28 क्वेश्चंस हैं। तो देखो जैसे एवरेज मार्क्स वाला है, तो ये सब कर लोगे तो आप मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस पे जाओ जो आपको लगे कि हो जाए। अभी इन सब पे आ जाओगे इतने बड़े बड़े भाई, देखने में बड़ा है, कौन करेगा, टाइम वेस्ट होगा भाई। एवरेज वाले इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन हो जाएगा। फिर 2%, ये तो काफ़ी सिंपल था, ये तो आप कर कोई भी कर लेगा। फिर ये क्वेश्चन जैसे है 4 डिजिट लॉकर की वाला, इस ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला लग रहा है मेरे को, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 बार आपको खेलना पड़ेगा ऑप्शन से, लेकिन आंसर तो आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री भी, इसमें तो थोड़ा यार फॉर्मूले का सीन था, तो शायद मेरा गलत हो गया यार, मैंने कुछ भी कर दिया पता नहीं, बट ये भी है, ये भी इजी था, ये तो चलो मेरा सही भी है। फिर अपस्ट्रीम, हाँ बोट वाला, तो ये बोट वाले जैसे एवरेज टाइम डिस्टेंस ये सब कर लेना। इसके अलावा ये भी थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला है। क्वेश्चन पेपर के 10 क्वेश्चन, फर्स्ट टू मल्टीपल एमसीक्यू, हाँ तो ये भी थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें लेकिन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन टारगेट करो। अरे बाकी तो ऑनेस्टली हार्ड ही लगे मेरे को। डेटा पे तो भाई डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाओ ही मत भाई, क्या है ये, मैंने तो इन सबको देखा ही नहीं, सब पे सी डाल दिया था मैंने। एक अच्छा हाँ सी डाला है, चलो उसके बाद तो जी के आ गया, नहीं नहीं ये भी है, इस पे यार कुछ और डाल दिया मैंने, सी डालना था, बट अगेन मेरी वो सी वाली तो इसमें स्ट्रैटेजी वैसे काम नहीं आई, नहीं तो क्लियर हो जाता। तो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई कि कैसे कौन अटेम्प्ट करना है। फिर आई नो अब कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ऐसे मेरे मतलब सेक्शनल तो क्लियर नहीं हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ वैसा बता नहीं पाऊँगा कॉन्ट के बारे में, बट किसी और चीज़ के बारे में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। और हाँ मेरे को पता है अमित सर के कॉल्स आ चुके हैं स्टेज 1 के, तो अमित सर का मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डाल दूंगा थोड़े कुछ दिनों में। और लोग सैप का भी बोल रहे हैं कि भाई कैप का तो सब बनाते हैं, सैप का कोई बता नहीं रहा कि कैसे हो, तो सैप का भी मैं बना दूंगा एक मे बी नेक्स्ट वीक में। तो देखते हैं फिर। ऑल द बेस्ट फॉर योर सैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।